बात करते थे, किससे बात करते बेटा? सिंपल पेंडुलम। वहाँ पे कल आपको बताया था टाइम पीरियड जो आपका होता है T=2π√L/g। इसी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है बेटा, सिंपल पेंडुलम के लिए हमने डिस्कस किया था। सिंपल पेंडुलम में जो हमने बात किया था, तो सिंपल पेंडुलम में कंडीशन लेते थे कि टी की वैल्यू अगर आपका एक सिंपल पेंडुलम की कंडीशन होती है बेटा, इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके अगर हम मोड़ देते बेटा, तो मीन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग जो इसका मोशन होता है उसको हम लोग वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लेते हैं बेटा। ठीक है, लॉन्ग साइज़ के आपके स्प्रिंग हो, ठीक है, जो धागा है स्प्रिंग है वो लॉन्ग साइज़ का हो, और आपका क्या जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहते हैं टी पोजीशन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेकर तक, जैसे मतलब लगभग जब तक हम लोग क्या मान सकते हो स्ट्रेट पाथ पे, तब तक हम SHM कहते हैं। ठीक है, तो उसके इसका लेंथ यह होता है, ठीक है, मास आपका बाप का यह है बेटा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड की आपको रिलेशन बताया था कहीं T=2π कितना आता था L/क्या क्या होता था 2π/L/g। पहले हो गया वैसे आपका स्ट्रिंग, यानी जो स्ट्रिंग है, और ध्यान रखेंगे जो स्ट्रिंग की लेंथ कंसीडर की जाती है वो बॉब के सेंटर से काउंट किया जाता है। अगर बॉब का रेडियस, इसीलिए बॉब वेरी स्मॉल साइज़ का लेते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ के रिस्पेक्ट में उसकी लेंथ हमारी नेग्लिजिबल मानी जाती है। बट अगर वो मेजरेबल साइज़ का बॉब का लेंथ है, जैसे हैंग किया गया है पेंडुलम को, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, ठीक है, फिर उसके सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, टोटल लेंथ को काउंट कर देंगे, इफेक्टिव लेंथ वो होता है। ठीक है, ये तो कंडीशन था सिंपल पेंडुलम के लिए T=2π/L/g क्या होता है जी। आपको मैं बोला था कि जो टाइम पीरियड हम लोग निकालते हैं, क्या निकालेंगे? टाइम पीरियड होता है बेसिक फार्मूला किसी भी टाइप के बॉडी के लिए। अगर वो SHM कर रहा है, अगर वो क्या कर रहा है SHM कर रहा है, तो SHM के लिए कंडीशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -r/y, यानी एक्सीलरेशन जो होता है डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन का क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा आपने कहा था अगर बॉडी SHM कर रही है, क्या कर रही है बॉडी, अगर आपका SHM कर रहा है तो उस केस में जो टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला होता है किसी भी बॉडी के लिए अगर SHM कर रहा है तो टाइम पीरियड का सिंपल कंडीशन पर T=2π/√, डिस्प्लेसमेंट का काम क्या एक्सीलरेशन। इसी फार्मूले में अलग अलग केसेस का अप्लाई करके हम लोग क्या निकालते हैं टाइम पीरियड निकाला जाता है। इसी फार्मूले में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे एक्सीलरेशन की कंडीशन में अलग अलग जो शेप की बॉडी होती है, ठीक है, जो भी अगर ऑसिलेट हो रहा है यानी कि वो SHM कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन की वैल्यू डिफरेंट कंडीशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। वहाँ से हमें मिल जाता है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। ठीक, अब हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग के लिए। इसके लिए तो कल आपको बता दिया था स्ट्रिंग, कोई स्प्रिंग से जुड़ा हुआ अगर बॉडी है, ठीक है, वो ऑसिलेट हो रहा है। अब वहाँ पे ऑसिलेशन अगर चाहे वर्टिकल हो और चाहे क्या हो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, दोनों के लिए हम लोग वही लेते हैं। वो चाहे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो चाहे कैसा हो आपका वर्टिकली हैंग करके उसका ऑसिलेट किया जा रहा है, दोनों कंडीशन हमारा सेम रिलेशन बनेगा। इस केस में क्या करते हैं, जैसे मान लिया ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू ये है 1 लेंथ हम लोगों ने लिया, मास को अभी हैंग नहीं किया है, मतलब मास आपने हैंग नहीं किया। जब इस मास को आप यहाँ पे हैंग करेंगे तो उसकी लेंथ में क्या होगा इंक्रीजमेंट होगा। तो मास जो हैंग करने से इसकी लेंथ में हमारा इंक्रीजमेंट हो रहा है, मान सपोज दैट ये इसकी लेंथ में ΔL का इंक्रीजमेंट हुआ, या इसको कैपिटल लेंथ दिखा देते हैं, स्मॉल लेंथ देते हैं, स्मॉल लेंथ का इंक्रीजमेंट हुआ। ये जो लेंथ में इंक्रीजमेंट हो रहा है वो ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, इसके वेट mg की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से जो आपने हैंग किया, जब इसको खींचेंगे बेटा तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स आपका डेवलप होता है जो इसकी लेंथ को क्या करना चाहे रिड्यूस करना चाहे, और इसी को हम लोग F से रिप्रेजेंट करेंगे। और मान लो यहाँ से L के इंक्रीजमेंट हो रहा है या X का इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसका इंक्रीजमेंट हो रहा है, X का हो रहा है, L का हो रहा है, तो F = -F क्या होता है L के बराबर। अगर X का इंक्रीजमेंट होगा तो K क्या लिखते हैं X लिखते हैं। ठीक, तो उस केस में इसी को हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स करेंगे, जिसकी वजह से ये फिर से अपने ओरिजिनल क्या लेंथ को मेंटेन करना चाहेगा। जैसे ही बॉडी अगर आप क्या करेंगे हटा देंगे, फिर से वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक, अब कंडीशन ये अभी ऑसिलेट नहीं हो रहा है, ये तो अपने वेट की वजह से जो बॉडी आपने रखा है उस बॉडी के वेट की वजह से क्या किया वो नीचे की तरफ स्ट्रेच हुआ, खींचा। ठीक, अब अगर इसको
थोड़ा सा पुल करके हम छोड़ दें, थोड़ा सा पुल या पुश करके अगर आप छोड़ दीजिए, तब वो ऑसिलेट होना क्या करेगा, इसे स्टार्ट कर रहा है। तो अगर इसको अगेन में हमने क्या किया, थोड़ा सा पुल करके आपने छोड़ दिया, पुल करके छोड़ेंगे, उस केस में आपका इसका ऑसिलेशन होने लगेगा। मान लीजिए मीन पोजीशन से जो अब छोड़ा जा रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, ये वाला तो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, इसको वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक। तो वो किसके लिए आपका रिस्पॉन्स होगा, वेट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जिसकी वजह से आपका वेट क्या हो रहा है, आपका बैलेंस हो रहा है, ठीक। कंडीशन क्या होगी, एक्स्ट्रा अगर आपने पुल किया तो इस पर एक क्या एक्स्ट्रा फोर्स अब अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, डेवलप होगा। एक्स्ट्रा फोर्स क्या होगा आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होगा। उसकी वजह से आपका क्या करेगा, अब ये बॉडी क्योंकि एमजी तो आप ऑलरेडी काम कर रहा है नीचे की तरफ, एमजी क्या कर रहा है, ऑलरेडी नीचे की तरफ काम कर रहा है, इस पर एक्स्ट्रा फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हुआ, अब डेवलप हुआ, जो इसके अलावा जो रहेगा उसकी वजह से बॉडी क्या करेगी, ऑसिलेट, क्योंकि ये तो बैलेंस कर ले रहा था। अब एक्स्ट्रा जब पुल किया तो यहाँ पे नेट आपका एफ अगर हम लेते हैं तो के इंटू यल प्लस कितना होगा, यक्स। तो ये एक्स्ट्रा जो के एक्स होना है, माइनस के एम माइनस के एक्स, ये के एक्स क्या करेगा, इसके ऑसिलेट होने के लिए क्या करेगा, रिस्पांसिबल होगा। और जैसे आपने इस फोर्स को क्या करें, जो आपने पुल करके यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके इसको खींचा था, इसको हटाएंगे तो ये बॉडी अप एंड डाउन क्या करेगी, मूव करने लगती है, क्या करने लगेगी, मूव करने लगती है। तो ऑसिलेशन जो हो रहा है हमारा आपके की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, केक्स की वजह से आपका हो रहा है, जो एक्स्ट्रा आपने इलांगेशन किया था इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे, ठीक। अब कंडीशन क्या हो रहा है, ये केस आपका हो गया के एक्स के बराबर, यानी कि जो इफेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है ऑसिलेशंस के लिए वो हमारा जो डबल डैश है, तो ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा हो गया, के एक्स वाला हो गया, कौन सा हो गया, के एक्स। अगर बॉडी की मास होता है, हम लोग एम लेते हैं, बॉडी का मास कितना ले रहे हैं, एम ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू होगी एफ डबल डैश इक्वल टू एम इनटू ए इक्वल टू माइनस साइन केवल इंडिकेट करता है बेटा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। माइनस साइन का केवल नोट होता है कि उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, आपका अपोजिट है, यानी कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। माइनस साइन केवल रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका डायरेक्शन जो होगा, जो हमने पुल किया है उसका अपोज करेगा, पुश करेंगे तो भी अपोज करेगा, पुल करेंगे तो भी अपोज करेगा। तो अपोजिट फैक्टर को जो डिनोट करता है ये कंट्रोल हो जाएगा, हम लोग जब लिखेंगे के एक्स के बराबर होगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट है और ए क्या है आपका एक्सीलरेशन। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अपन एक्सीलरेशन निकालेंगे ये आएगा अपना एम बाई क्या ए के बराबर, यानी कि एक्स यहाँ डिस्प्ले पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये तो केवल इलांगेशन हुआ, जो अपने वेट को बैलेंस करने के इसका इलांगेट हुआ था। जो डिस्प्लेस किया आपने कि उसको क्या ऑसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका, एक्स है। तो यहाँ पे आपका एक्स बाई ए यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपार्ट क्या काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट अपार्ट एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है एक्स बाई के करके एम बाई के है। और फिर सब लोगों ने पढ़ा है फिर क्या होता है, इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपार्ट कितना है, एक्सीलरेशन है, ये हो जाएगा इक्वल टू पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट अपार्ट एक्सीलरेशन के साथ एम बाई के बराबर। टाइम पीरियड जो हो गया कि इक्वल टू पाई रूट एम बाई के। इससे स्प्रिंग सिस्टम से अगर कोई बॉडी अटैच है उसका टाइम पीरियड जो होता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई क्या होगा, के बराबर होगा, ठीक। ये हमने जब नहीं किया, सेम यही सिचुएशन आपका होगा अगर बॉडी को ऑर्डिनेटली रखते हो, कैसे रखते हैं, ऑर्डिनेटली अगर हम लोग रखते हैं, मान लीजिए नेचुरल लेंथ का बेटा, ये नेचुरल लेंथ आपका यह है और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ये है अपनी ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि यहाँ तो खींच रहा नहीं है, यहाँ तो बॉडी को किसी अगर हम लोग प्लेन यानी स्मूथ सरफेस में रखा तो यहाँ पर कोई फोर्स अभी नहीं लगाया हमने, ठीक है। तो अपनी ओरिजिनल जो उसकी लेंथ होगी स्प्रिंग उस लेंथ में लाई करेगा। आप इसको चाहे कंप्रेस कर दो, चाहे कंप्रेस करिए, चाहे इलांगेट करिए, चाहे दबाइए, चाहे खींचिए, इन दोनों कंडीशन में ये क्या करेगा, ऑसिलेशन शो करेगा। और हमने इसको ओरिजिनल पोजीशन से यक्स आपने क्या किया, यक्स आपने इसको कर दिया, ठीक। अब इससे जो डिस्टर्बिंग फोर्स आएगा या अपनी वैल्यू तो यह इक्वल टू माइनस क्या होगा, के इनटू एक्स होगा। ये आपका इसी फोर्स की वजह से क्या करेगा, बॉडी ऑसिलेट करेगा। जैसे आप इधर आएगा तो यहाँ आके रुकेगा नहीं, क्योंकि तब तक मोमेंटम गेन कर लेगा, उस मोमेंटम की वजह से क्या करेगा, कंप्रेस होगा, फिर इलांगेट कंप्रेस टू एंड फ्लो क्या करेगा, वो ऑसिलेट होना शुरू करेगा। तो ये कंडीशन आपका हो रहा है। यहाँ से फिर आप
निकालोगे, देखो एक कंडीशन फिर आपको मिल गई ना, इससे डिफेंस वैल्यू क्या रहेगी, सेम से। बस अंतर दोनों में है, यहाँ जब बॉडी को हैंग कर दिया तो अपने वेट की वजह से इतना इलांगेट हुआ, उसके बाद अगेन हमें स्ट्रेस करना पड़ा उसे, ठीक, चाहे खींचे चाहे दबाइए, दोनों कंडीशन के लिए, ठीक। यहाँ पे क्या है, बॉडी यानी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेवल पे है, हमने बॉडी को फोर्स लगा के इसको इलांगेट किया या कंप्रेस किया, दोनों कंडीशन में ऑसिलेशन क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट बल नियतांक से कहते हैं, ये क्या है यहाँ पे, ये को क्या कहता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या बोला जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग का बल नियतांक हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक। तो यहाँ से टाइम पीरियड हम लोग स्प्रिंग के लिए क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, जल्दी से वैसे नोट कर लो बेटा, अगर ये समझते हैं। सर ये सबके लिए लागू होगा, जितना मतलब वो रबर टाइप के होंगे सबका, जो भी इलास्टिक है, पहले स्प्रिंग सिस्टम के लिए दिया है, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा स्प्रिंग के लिए। जल्दी कर दीजिए, तो टाइम कम है बेटा, इसको कंप्लीट करना है। जब तक आप कहिए कब तक कह रहे हैं, हो गया। अगर हम कॉम्बाइंड कर लेते हैं स्प्रिंग को, बेटा दो स्प्रिंगों को क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, उसके बाद उसे हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को ऑसिलेट कराते हैं, दो स्प्रिंग के क्या कॉम्बिनेशन, ठीक। अब जब कॉम्बिनेशन होगा बेटा, या तो आप सीरीज इधर क्या पैरेलल, मतलब या तो सीरीज में हम जोड़ दें या तो बेटा किस में जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दीजिए। अगर पैरेलल में या सीरीज में जोड़ के दोनों को ऑसिलेट कर रहे हैं, क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, तो उस केस में आपने पढ़ा था कैपेसिटर, याद आ रहा है, कैपेसिटर का जब सीरीज कॉम्बिनेशन करते थे तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 लेते थे। ऐसे ही जब स्प्रिंग को हम लोग बेटा सीरीज में कंबाइन करेंगे तो उसका बिहेवियर होगा एज ए क्या, कैपेसिटर, तो उस केस में 1/K की वैल्यू जो होगी 1/K1 + 1/K2 एंड सो ऑन जितने रहेंगे, हम वहाँ से इक्विवेलेंट K की वैल्यू निकाल के फिर इक्वेशन में जो T = 2π√m/K लिया है वहीं पे आपका K' की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक। तो फार्मूला बेसिक आपका यही है, बेसिक फार्मूला क्या है, T = 2π√m/K। अब अगर दो स्प्रिंग हमने ले लिया बेटा, जैसे दो स्प्रिंग है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली रखे हों चाहे कैसे वर्टिकली वहीं किया गया, मान लो मैं यहाँ से दो स्प्रिंग ले लिया और इसकी हेल्प से एक बॉडी को क्या किया, कनेक्ट कर दिया, इसकी हेल्प से एक बॉडी को कनेक्ट कर दिया, एक है स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, मास हमारा यम है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है और मास की वैल्यू कितनी है, यम है, मास हमारा यम है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू K1 कितनी है, K2 है। बोला जाता है यहाँ पे जब टाइम पीरियड हमारा होगा ऑसिलेशंस का, तो बेटा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर इसको हमने स्ट्रेस करके खींच के या दबा के छोड़ देंगे तो क्या करेगा,
ऑसिलेट करेगा यानी SHM करेगा, ठीक। तो जो SHM कर रहा है, जो बॉडी हमारी क्या कर रही है, SHM कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसके टाइम पीरियड का क्या फार्मूला आएगा, ठीक। तो जब हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे अगर बॉडी हमारी क्या कर रही है, SHM कर रही है, तो उसके टाइम पीरियड को कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे बेटा, ठीक। तो यहाँ पे स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग का इनका दोनों का इक्विवेलेंट किंतु स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K S सीरीज 1 अपान कितना K1 प्लस 1 अपान K2। चाहे बॉडी ऐसे है कि नहीं हो, या बेटा हमारा दोनों कैसे हैं, वर्टिकली हम लोग जोड़ के क्या करना है, बॉडी को ऑसिलेट कराना है। दोनों कंडीशन के लिए अगर ये K1 और K2 है, मास आपका क्या है यहाँ पे, ठीक। तो उस केस में आप निकालेंगे K1 अपान KS की वैल्यू होगी 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2। तो इनका एलसीएम अगर लेना चाहेंगे तो आएगा बेटा K1 K2 ऊपर हो जाएगा K1 प्लस कितना K2 1 अपान KS। तो KS की वैल्यू हो गई क्या, रिवर्स करो, K1 K2 अपान K1 प्लस क्या हो जाएगा K2 के बराबर हो जाएगा। तो KS की वैल्यू K1 K2 अपान K1 प्लस क्या हो जाएगा, K2 के बराबर हो जाएगा। समझ गए? मास को एक उसके बीच में रख दिया जाए तब भी ये रिलेशन मिलेगा। हाँ जी, जो मास है उसके मास अगर बीच में करेंगे तो कंडीशन हमारी क्या होती है, बदल जाएगी, तब हम लोग उसे पैरेलल कह लेंगे, अभी बता रहे हैं आगे साथ, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा सीरीज टॉपिक, सीरीज में दो ही होगी, या तो इस एंड पे या तो आपने हैंगिंग कर दिया। ये दोनों हमारे सिचुएशन किसके बन रहे हैं, सीरीज के बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से दिखाओगे टाइम पीरियड क्या होगा, T 2 पाई रूट m बाई के होता है, फॉर्मूला ये लिखा ना। तो K की जगह पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ES, क्योंकि सीरीज में हमने स्प्रिंग को कनेक्ट किया है, ठीक। तो इस कंडीशन में आ जाएगा T 2 पाई अंडर रूट m अपान KS की वैल्यू कितनी हो गई, K1 K2 अपान K1 प्लस कितना K2। यहाँ से निकालोगे तो T की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट m। देखो ये K1 प्लस K2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा K1 प्लस K2 अपान K1। ये हो गया टाइम पीरियड कम, जब हमारा सीरीज में यानी कि दो स्प्रिंग सिस्टम को आपने सीरीज में कनेक्ट किया तब के लिए, ठीक। बोला जाता है ऐसे n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स अगर लिए गए हैं, क्या लिए बेटा, n अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग्स लिए गए हैं और उनको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया सीरीज में, क्या कर दिया सीरीज में, तब उस केस में क्या होगा, हम पॉइंट बना लेते हैं, इफ n आइडेंटिकल मतलब सेम स्प्रिंग कांस्टेंट वाला, ठीक। इफ n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आर connected in series, and body is oscillate with body is oscillate with इनकी सहायता से बॉडी को अगर ऑसिलेट करें तो यह आइडेंटिकल स्प्रिंग है, तो हम लोग लिखते हैं बेटा 1 अपान KS लिखते हैं ना, तो 1 अपान K प्लस 1 अपान K ऐसे करते जाएंगे, प्लस 1 अपान K डॉट डॉट n अपान क्या K। तो इसका जब इक्विवेलेंट निकालते हैं बेटा तो क्या होगा, 1 अपान KS इक्वल टू n अपान क्या K ले लेते हैं, और इसी को रिवर्स करते हैं तो KS बराबर कितना आता है K बाई K। मतलब अगर स्प्रिंग को आपने किस में कनेक्ट किया है, सीरीज में जोड़ा है, और आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, यानी स्प्रिंग्स आपने कनेक्ट किए हैं, कितने स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग्स अगर आपने आइडेंटिकली कनेक्ट किया है, तो उस केस में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो K बाई N टाइप हो जाता है। जैसे कैपेसिटेंस का याद करो, N कैपेसिटर को जब सीरीज में जोड़ा गया था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C बाई N हो जाता था, ठीक। वैसे ही आप यहाँ पे भी ठीक है यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जब टाइम पीरियड आप निकालेंगे तो T बराबर होगा 2 पाई अंडर रूट m अपान KS होता है बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपान K बाई कितना हो गया n कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 पाई अंडर रूट n इंटू m अपान क्या K के बराबर हो गया। तो ये टाइम पीरियड आपका होता है किसके लिए, सीरीज में अगर n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को कनेक्ट करके किसी बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं ऑसिलेट कर रहे हैं, उस केस में उसका जो टाइम पीरियड आपका होगा T का 2 पाई रूट n K अपान n इंटू m अपान K, ठीक। यानी कि एक के लिए जो टाइम पीरियड होगा उसका रूट n टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। जल्दी करिए। तो ये तो हो गया बेटा जब सीरीज में हम लोगों ने कनेक्ट किया तो उस कंडीशन में क्या बनेगा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दूसरा होता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन था, क्या करते हैं इसमें
दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हम लोगों ने किया था सीरीज में। अगर आपने स्प्रिंग को कनेक्ट किया तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ से बदल कर लेते हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, इसके बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा, नोट कर रहे हैं, जल्दी करिए जल्दी करिए। हो गया, जल्दी करिए। हो गया, चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। बेटा किसकी बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। स्प्रिंग को अगर पैरेलली हम लोग कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन के हमारे जो मोड हैं, देखो अगर वर्टिकली हम लोगों ने हैंग किया, क्या किया बेटा, वर्टिकली अगर बॉडी को हैंग कर रहे हैं, एक स्प्रिंग कांस्टेंट केवल दूसरा केवल मास हमारा है, एक सिचुएशन। दूसरा जैसा अभी उन्होंने पूछा था कि सर अगर बीच में हम लोग कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। साहब बीच में कनेक्ट करने के बाद उसका नेचर जो है वो क्या हो गया, बदल गया। ठीक है यार, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा दोनों स्प्रिंग की लंबाइयों में चेंजेस जो है वो सेम सेम होंगे, चाहे उनके स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर हों या ना हो। ठीक, तो उस केस में जैसे इसको खींचोगे तो जितना ये इंक्रीज करेगा उतना ये इंक्रीज करेगा, इसको दबाएंगे तो जितना ये इंक्रीज करेगा उतना ही ये डिक्रीज करेगा, मतलब चेंज इन है तो दोनों क्या रहेगा, सेम सेम ऑलवेज रहेगा। ठीक है, जबकि सीरीज में ऐसा कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, या कह लो नहीं के बराबर होता है। तो उस केस में क्या होगा, इसका दूसरा डायग्राम बनेगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस से बनाएंगे। मान लो इस बॉडी को हम लोग ऑसिलेट कर रहे हैं, मास आप रहे हैं और ये K1 है और ये क्या है आपका। ठीक, एक कंडीशन ये हो सकती है, या दूसरा डायग्राम हम लोग बना सकते हैं बेटा। ये सारा किसका है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। किसका बेटा, पैरेलल। ये सारे डायग्राम पैरेलल कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं। सबके स्प्रिंग कॉम्बिनेशन K1 और K2 मास को लिया, इसको हमें क्या करना है, ऑसिलेट कराना है। मास हम लोगों ने एम से दिखाया है, बेटा एम से डिनोट किया है। ठीक, ये सारे कॉम्बिनेशन पैरेलल हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट
जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में कहा कि वहाँ पे इक्विवेलेंट जो क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितना निकाला आपने 1/k = 1/k1 + 1/k2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे कैपेसिटर में बोला गया था C = C1 + C2 हो जाता था, ऐसे यहाँ पे K की वैल्यू K1 + कितना हो जाएगा, K2 के बराबर हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब K की वैल्यू हो रही है इनका K इक्विवेलेंट जो होगा Kp की वैल्यू ये K1 + कितना K2 के बराबर हो जाएगा। और टाइम पीरियड के लिए हम लोग फार्मूला क्या पढ़ा सिंस T = 2π m/क्या होता है कि यहाँ पे K की वैल्यू Kp हो गई, तो यहाँ पे टाइम पीरियड T = आ जाएगा 2π √m/K1+। तो टाइम पीरियड की वैल्यू T = 2π √m/K1+ क्या हो जाता है, K2 के बराबर होगा। यहाँ से निकाल लेते हैं टाइम पीरियड की वैल्यू बेटा कितनी होगी। ठीक, ये कब है, जब स्प्रिंग को आपने कहाँ किया, पैरेलली कनेक्ट किया। जब स्प्रिंग को पैरेलली कनेक्ट किया, याद रखना जब बेटा स्प्रिंग को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो टाइम पीरियड इंक्रीज करता है, जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि सीरीज में जोड़ने पे इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो उसके स्मॉलेस्ट जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उससे भी क्या आता है, कम आता है। हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जब क्या आप चाहे कैपेसिटर में जोड़िए या आप क्या किससे स्प्रिंग को जोड़िए, कनेक्ट करने पे आपका जो इक्विवेलेंट यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट मिलेगा वो उस कॉम्बिनेशन का जो लीस्ट वैल्यू होगी, सबसे कम वाले वैल्यू होगा, उससे भी स्मॉलर आता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका अगर कंबाइन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट जो आपका होगा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सबसे लार्जेस्ट जो वैल्यू है उससे भी ग्रेटर हाँ पैरेलल में उससे भी ज़्यादा जो लार्जेस्ट वैल्यू आपने जोड़ा है स्प्रिंग कांस्टेंट का उससे भी क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू मिलती है। कब, जब कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल होता है। जब सीरीज होता है तो स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है, स्मॉलर क्यों होता है, 1/, रेसिप्रोकल सम कर रहे हो ना, जैसे ले लो भैया समझने के लिए। मान लो एक स्प्रिंग है, वहाँ छोटा सा एग्जाम्पल है 2 है, K1 की वैल्यू, दूसरे K2 की वैल्यू आपका 8 है 4 है, कुछ भी ले लीजिए। अब आपको निकालना है इसका क्या रिजल्टेंट वैल्यू 1/k। अगर आप सीरीज में जोड़ोगे तो 1/2 + 1/, कितना 8, एलसीएम 8 होगा भैया, 4 + 1 तो 1/ks की वैल्यू होगी 5/, कितना 8, ks की वैल्यू निकालोगे तो 8/5, 5 × 5 5 × 30 1.6 आया। जबकि लोअर्स्ट वैल्यू कितनी थी, उससे छोटी आई ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट वैल्यू स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट क्या यूज इन कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन में आपने यूज़ किया है उसके स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी क्या होगा, स्मॉलर होता है। ठीक है, और पैरेलल में डायरेक्टली अलजेब्रिक सम करो या फिर सबसे बड़ा होगा उससे भी क्या मिलेगा, बड़ा मिलता है। ठीक है, चलिए ये तो कंडीशन हो गया स्प्रिंग का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बताएगा। अगर बोला जाए ठीक है n आइडेंटिकल स्प्रिंग हैं उन्हें सीरीज में जोड़ा गया और n आइडेंटिकल उन्हीं स्प्रिंगों को क्या पैरेलल में जोड़ के दोनों कंडीशन में ऑसिलेट कराया गया, तो उनके टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। मान लो n स्प्रिंग है, जैसे यहाँ पे n हमने आइडेंटिकल लिया, इफ n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन, इसमें बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन इक्विवेलेंट क्या स्प्रिंग कांस्टेंट पैरेलल में लेंगे बेटा, तो पैरेलल में क्या होगा, Kp की जो वैल्यू होगी n × k के क्या हो जाएगा, अगर k n टाइम जोड़ोगे तो n k के बराबर हो जाएगा, कितना n k के बराबर होगा। तो अगर टाइम पीरियड का हमें रेशियो निकालना है T सीरीज और T पैरेलल, T सीरीज और क्या T पैरेलल, और जब सीरीज में जोड़ा था हम लोगों ने सीरीज, तो सीरीज में आया था कि s की वैल्यू आपने लिखा था k/, क्या n, अभी पीछे बताया था ना, सीरीज में कितना था आपका k/n, पैरेलल में कितना हो गया nk के बराबर हो गया। तो अगर आपको टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के टाइम पीरियड क्या निकालना है, आपको रेशियो फाइंड करना है। रेशियो की वैल्यू अगर टाइम पीरियड का आपको निकालना है तो कंडीशन क्या बनेगा, देखो Ts/Tp अगर आप निकालोगे तो
तो टी एस की वैल्यू होगी 2 पाई रूट एम अपान, ठीक, रूट एम बाई क्या हो जाएगा के एस हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का, और यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई रूट एम अपान क्या के पी हो गया, ठीक। देखो क्या कैंसिल हो रहा होगा, 2 पाई कैंसिल हो गया, एम कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जब फाइंड आउट करेंगे रेशियो, यहाँ से अगर हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे बेटा, टी एस अपान टी पी, हमने क्या किया, एन आइडेंटिकल स्प्रिंग को पैरेलल में जोड़ा, सीरीज में जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा, तो उनके करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड का रेशियो निकालना जा रहा है, ठीक। तो उस केस में देखो टी एस की वैल्यू कितना आया, वह रूट 1 अपान के एस, ठीक। अब के एस की वैल्यू यहाँ रखा जाए, ठीक है। तो टी एस रूट के एस ऊपर रूट के एस अपान 1 बाई के एस है ना, तो केपी वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और केएस वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू रखो बेटा, रूट, देखो केपी की वैल्यू एनके के बराबर है, तो एनके अपान कितना के बाई एन, सीरीज में क्या होगा आपका के बाई एन, ये एन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो एन स्क्वायर हो जाएगा, और के क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो टी एस अपान टी पी इक्वल टू रूट एन स्क्वायर, और स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या टी एस अपान टी पी इक्वल टू एन, ठीक। या कह सकते हो टी एस इक्वल टू एन इंटू टी पी, यानी कि अगर एन आइडेंटिकल स्प्रिंग को कहाँ जोड़ दिया गया सीरीज में, और उन्हीं आइडेंटिकल स्प्रिंग को पैरेलल में जोड़ के किसी बॉडी को ऑसिलेट करते हैं, तो उनके टाइम पीरियड का जो रेशियो होता है टी एस अपान टी पी वो एन के बराबर होगा, या कह लो टी एस की वैल्यू एन टाइम्स ऑफ टी पी के बराबर हो जाएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। मतलब टाइम पीरियड जो होगा वो एन टाइम्स क्या हो जाएगा, किसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के टाइम पीरियड का एन टाइम्स हो जाता है, हो जाएगा भैया, जल्दी से नोट कर लो। हो गया, हाँ एन स्प्रिंग को हमने दोनों केसेज में एक बार सीरीज में जोड़ा, दोबारा पैरेलल में जोड़ा। पैरेलल में एन है तब क्या बनेगा, मतलब जैसे इसमें निकाल दिया, मतलब 2 पाई अंडर रूट एन एम बाई के, हाँ सीरीज के लिए, और पैरेलल के लिए तभी निकाला था। पैरेलल के लिए यहाँ करेंगे तो सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको के हो जाएगा, और के की जगह पे यहाँ पे जब अगर पैरेलल में आप लिखते हो तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपान के की वैल्यू एन के होगी, ठीक है। मतलब सीधे पैरेलल में जोड़ने पे टाइम पीरियड 1 बाई रूट एन टाइम्स हो जाता है, और सीरीज में जोड़ने पे अंडर रूट एन टाइम्स हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, अगला पॉइंट हो गया, लिखिएगा एस एच एम ऑफ ए लिक्विड इन यू ट्यूब, एस एच एम ऑफ लिक्विड, एस एच एम ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब, मोबाइल वाला नहीं, हाँ जी, यू शेप के ट्यूब की बात की जा रही है, हाँ। नहीं तो आज पानी भरेंगे यूट्यूब में, हाँ ठीक। तो क्या लिखा आपने,
के ट्यूब में अगर हम किसी लिक्विड को क्या करते हैं, फील्ड करते हैं और उसको ऑसिलेट कराया जाता है। क्या कराया जाता है? ऑसिलेट कराया जाता है। तो कैसा उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा? इस पे क्या करेगा? आपका डिपेंड करते हैं। ठीक, इस केस में बेटा अगर मान लो आपका यू शेप है, ट्यूब आपने ले लिया, अगर ये लिक्विड जो आपकी है ऐसे हाइट तक ये अपनी है, मालूम नहीं कितने हेक्टर तक को एच हाइट तक फिल्ड किया गया। ठीक, एच हाइट तक लिक्विड क्या किया गया है? फील्ड किया गया है। फील्ड करने के बाद क्या करने के बाद? फील्ड करने के बाद इसे एक साइड में पिस्टन की हेल्प से कंप्रेस कर दिया। एक साइड से दबाओगे, दूसरी साइड क्या करेगा? ऊँचा जाएगा, ऊपर होगा। बेटा इसको कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो चूँकि इधर लेवल घट चुका है इक्विलिब्रियम पोजीशन से और इधर बढ़ चुका है, तो ये तो क्या करेगा? नीचे आएगा, इस साइड में क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो इस तरह से जब ये ऊपर जाएगा तो मोमेंटम गेन कर लेगा, तो यहीं पे रुकेगा नहीं, फिर और थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। और जैसे इधर ऊपर हुआ, इधर लेवल डाउन हुआ, तो फिर ये नीचे अप एंड डाउन क्या करेगा? मूव करेगा। अप एंड डाउन मूव करेगा। सपोज दैट यहाँ पे जो आपका इसमें लेवल इंक्रीजमेंट हुआ, ये आपका यंग्स का हुआ, कितना हुआ? यंग्स का आपका यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा? वही यंग्स का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। अगर इधर कंप्रेस कर इधर दबेगा तो उधर वाला क्या करेगा? नहीं उठेगा ना, क्योंकि जो लिक्विड लिया गया था नॉन कंप्रेसिबल नॉन विस्कस लेते हुए, नॉन कंप्रेसिबल मतलब जो कंप्रेस ना हो सके। नॉन कंप्रेसिबल का मतलब क्या? जिसे हम कंप्रेस ना कर सके, तो नॉन कंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब उसके बीच में विस्कस फोर्स ना लगे, यानी जिसे सियान वाले हिंदी में कहते हैं, नहीं ना तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी हो ना तो उसमें विस्कोसिटी हो। ठीक, तो उस केस में क्या करेंगे? जितना ये दबाएगा उतना ही क्या करेंगे? लेवल आपका इंक्रीज करेगा। तो अगर इंक्रीजमेंट हमारा यंग्स का है, टोटल हाइट लेवल में आपका एच का है, तो उसे अगर टाइम पीरियड जो होगा टी की वैल्यू कितनी होगी? टी पाई अंडर रूट एक्स वाई जी एल, और टोटल मान लो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है पूरे ट्यूब की यहाँ से यहाँ तक वो एल है, तो एल की वैल्यू 2s के बराबर होगा। एल बाई जी हो जाएगा, या एल बाई 2g होगा, या h अपॉन जी होगा। जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो आपका होगा लिक्विड का, वो इसके नेचुरल जो हाइट है एस पे डिपेंड कर रहा है। इस पर जिसकी नेचुरल हाइट एस की बेटा इस पर डिपेंड करेगा, या जितना आपने इसको एक साइड से कंप्रेस करके दूसरे साइड में इलांगेट किया है, उतना बढ़ाया है, उस पर डिपेंड करेगा, या टोटल जो लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। अगर डिपेंड करेगा तो क्या उसका रिलेशन होगा वो बताना आपको। चलिए, तब जो ऊपर गया है उसका भी तो कोई मास होगा या मुझे यक्स तो वो उसको नीचे फिर वो वही फोर्स लगाएगा, उसी के कारण फिर से पूरा जी। तो उसका मतलब फिर क्रॉस सेक्शन एरिया भी कुछ होगा। चलिए देखिए, जब बेटा यहाँ ऑसिलेशन हो रहा है, क्या हुआ आपका? ऑसिलेशन हो रहा है, तो जो ऑसिलेशन में बॉडी हमारी ऑसिलेट कर रही है, तो वो जो डिपेंड करता है टाइम पीरियड जो डिपेंड करेगा इसके बैलेंस। यदि जब वो इक्विलिब्रियम में लिक्विड था, इक्विलिब्रियम में लिक्विड कॉलम की इसमें हाइट पे डिपेंड करता है। जैसे स्प्रिंग आप लेते थे ना, स्प्रिंग टी कंट्रोल टू पाई एल बाई जी, तो उसकी स्प्रिंग की लंबाई पे नेचुरल डिपेंड करता था, नहीं कि हम कितना डिस्प्लेस किए। डिस्प्लेसमेंट में किया था क्या? नहीं किया था। आपने स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को दबाया खींचा जो भी किया, तो वहाँ पे क्या स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता था, कितना दबाया कितना खींचा उस पर डिपेंड नहीं करता था। तो ऐसे ही यहाँ जो टाइम पीरियड होगा टी कंट्रोल टू पाई एच बाई जी, जैसे हम आया भी लेते थे ना स्प्रिंग के लिए, ऐसे यहाँ पे जो क्या कैसा है इक्विलिब्रियम लेंथ है इक्विलिब्रियम में लिक्विड कॉलम का, उस पर डिपेंड करता है। अगर यल की वैल्यू यल के टर्म में अगर कहीं क्वेश्चन दिया रहेगा, यही से यल के टर्म में टोटल लेंथ यल देते हैं, तो यही फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं कंट्रोल टू पाई अंडर रूट यल अपॉन 2g लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? यल बाई 2g। यहाँ पे यल है टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, यल है टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड
यल जो होता है टोटल लेंथ आप क्या होता है लिक्विड कॉलम होता है, तो उसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। यल है टोटल लेंथ आप क्या लिक्विड कॉलम, इसके बेस पर हमने यहाँ से क्या किया रिप्रेजेंटेशन कर लिया क्या होगा कैसे होगा। ठीक, हाँ बेटा। अरे भाई ये टोटल लेंथ है तो ये एच का दुगना हो गया ना, यल की जगह 2h रखोगे तो 2 कट जाएगा, फिर एच बाई क्या आ जाएगा जी। यल यहाँ पे टोटल लेंथ आप लिक्विड कॉलम यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यल जो है वो टोटल लेंथ आप क्या है लिक्विड कॉलम है। जल्दी से दूसरा लिखिएगा। हो गया, दूसरा करेंगे बेटा SHM ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर। क्या लिखिए तो एक केसेस करा दे जो पॉसिबिलिटी है जहाँ तक पूछे जाने की। लिखिए SHM ऑफ ए फ्लोटिंग FLOATING फ्लोटिंग सिलेंडर, SHM ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर का कोई अगर सिलेंडर है जैसे मान लो यही सपोज दैट मार करें, देखिए इसे किसी लिक्विड में अगर डिप किया मतलब पार्शियली मान लो कंडीशन होनी चाहिए सिलेंडर की जो डेंसिटी है इक्विवेलेंट वो लिक्विड से कम होनी चाहिए तभी ये तैरेगा, फ्लोटिंग कंडीशन के लिए लागू होता है। अपने डूब लिया तब कैसे चल करेगा, मतलब इसका कुछ पोर्शन डूबा हो कुछ पोर्शन क्या कर रहा तैर रहा हो फ्लोट कर रहा तब के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, फ्लोटिंग सिलेंडर, फ्लोटिंग सिलेंडर अगर कोई सिलेंडर बॉडी है वो फ्लोट कर रही है, इस पर तैर रही है। ठीक है, क्या करिए अगर कोई भी बॉडी आपकी तैर नहीं है, ठीक है, उस केस में अगर क्या करिए उसे आप कंप्रेस कर दिए, जैसे ये हमने ये सबको दिस लेंथ तक आपका क्या कर रहा है, ये डिपिंग कंडीशन में है, ये लेंथ आपका सिलेंडर। इसको अगर सिलेंडर को आप पुश करेंगे क्या करेंगे, अगर सिलेंडर को आप बेटा पुश कर रहे हो तो पुश करेंगे क्या होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश होगा। ठीक, तो जब नीचे आप आएगा ना तो इसमें जो अपथ्रस्ट फोर्स रहेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, अपथ्रस्ट फोर्स V डैश इंटू रो इंटू जी होता है, यानी डिप्ड पार्ट का वैल्यू जितना बॉडी का पोर्शन डिप करेगा उसका वैल्यू, क्योंकि जितना इसका वेट को बैलेंस करना था बैलेंस हो चुका है। अब एक्स्ट्रा जब डिप करेंगे तो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट फोर्स डेवलप करेगा वो। ठीक, तो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या करेगा बॉडी ऊपर, जैसे आप फोर्स हटाएंगे बॉडी ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी तो मोमेंटम की वजह से क्या करेगा ऊपर शिफ्ट करेगा, फिर अप डाउन अप एंड डाउन क्या करेगा मूवमेंट होगा और मोशन जो होगा वो SHM होगा। क्या होगा, अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है तो मोशन कैसा होगा SHM होगा। और जब 98 की बात हम लोग करेंगे तो T बराबर 2 पाई रूट, जितना पोर्शन बॉडी की पूरी लंबाई पे डिपेंड नहीं कर सकता, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जितना इसकी लेंथ आपकी डिप्ट हो रही है उस पर ये डिपेंड करेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो लेंथ इसकी क्या हो रही है डिप्ट हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। तो T करते 2 पाई रूट L अपॉन क्या, ध्यान रखेंगे लेंथ ऑफ बॉडी यानी जो आपका सिलेंडर या सिलेंडर के लेंथ पे आपका क्या डिपेंड नहीं करता है, केवल किस पर डिपेंड करेगा, जो आपका डिप्ट पोर्शन है उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। हो जाएगा, तो उसकी लेंथ पे क्या करता है ये डिपेंड करता है। यहाँ से दिखा देंगे तो T = 2 पाई रूट L बाई क्या हो जाएगा G के बराबर होगा। ठीक, अब इतना कर लो बेटा, चुकी 10 मिनट तो ठीक है। तो मोस्टली आपका जो हो गया है, ठीक है, बता दिया जहाँ से आपको क्वेश्चन पुटअप होने हैं मेनली। ठीक, नेक्स्ट आपका 2-1 कंडीशन और बता देंगे कल, बाकी जो है फिर हम लोग क्या वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, एक यूनिट वही बची हुई है वेव ऑप्टिक्स, बाकी सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, चलिए इस पर एप्लीकेशन आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिए। ठीक, चलिए